आज हर भारतीय के लिए गर्व करने का दिन है, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना का विश्लेषण करेंगे जिसके लिए भारत ने आजादी के बाद 75 वर्षों तक इंतजार किया है। जो भारत एक जमाने में सुई भी दूसरे देशों से आयात करता था, आज उसी भारत की नौसेना को उसका पहला अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। और यह एक ऐसा पल था जिसकी आज से 3 दशक पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब तक दुनिया में एक क्षमता सिर्फ 6 देशों के पास थी और वो 6 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और चीन। लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। दूसरी बात, आईएनएस विक्रांत समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा विशाल शहर है जो भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और यह भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हम आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं ताकि आपका आईएनएस विक्रांत के साथ एक अच्छा परिचय हो जाए। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत आकार में बहुत विशाल है और युद्ध के दौरान इसे दुश्मन की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता, ये इतना विशाल है। इसलिए इसमें मीडियम रेंज की कुल 32 ऐसी मिसाइल्स तैनात हैं जो सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आईएनएस विक्रांत AK-630 गन से लैस है और इस पर एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम भी लगाया गया है जो इसकी तरफ आने वाली किसी भी लेजर गाइडेड मिसाइल को डाइवर्ट करके उन्हें चकमा दे सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा है, 59 मीटर ऊंचा है और 62 मीटर चौड़ा है और इसका कुल वजन है 45,000 टन यानी 4 करोड़ 50 लाख किलोग्राम। इसके अलावा इसका एविएशन हैंगर भी ओलंपिक खेलों के 2 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। एयरक्राफ्ट कैरियर में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को पार्क किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये इस जंगी जहाज का पार्किंग एरिया है जहां अधिकतम 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को पार्क किया जा सकता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आईएनएस विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट्स के साथ समुद्र में दुश्मन पर नजर रख सकेगा और वो भी तैरते हुए। फिलहाल रशिया में निर्मित MiG-29K फाइटर जेट्स और कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स को इस जंगी जहाज के पीछे के हिस्से में रखा गया है और रशिया में बना MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इस जंगी जहाज पर रखे जा सकते हैं यानी और यहां से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 4 गैस टरबाइन इंजन्स लगे हैं जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। यह बिजली इतनी है कि इससे आधे जयपुर जैसे शहर को पावर सप्लाई हो सकती है। आईएनएस विक्रांत की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें कुल मिलाकर 14 फ्लाइट डेक्स हैं जो 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हैं। फ्लाइट डेक्स उस जगह को कहते हैं जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं। आप चाहें तो इसे रनवे भी कह सकते हैं जो लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और सबसे अहम बात, इसमें 16 बेड का एक आधुनिक अस्पताल है, एक आधुनिक किचन है जहां हर घंटे 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं और इसमें कुल मिलाकर 2400 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें 1600 लोगों के क्रू के हिसाब से डिजाइन किया गया है जिनमें 200 अफसर भी होंगे। इसके अलावा यह पूरा जंगी जहाज 18 मंजिल का है, यानी अगर आप देखेंगे तो यह जंगी जहाज किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर ऊंचा है। आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी इमारत है जिसमें 18 मंजिल है और ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिनों तक समुद्र में तैर सकता है और इसे बनाने में कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 20,000 करोड़ रुपए। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत में ही तैयार हुआ है, यानी ये स्वदेशी है और इसका 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है, हमारे देश में बना है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ उसमें 80% स्पेयर पार्ट्स ऐसे लगाए गए जो पूरी तरह भारत में निर्मित थे। इसके बाद इस जहाज को पूरी तरह तैयार करने में जो स्पेयर पार्ट्स लगे, जो इंजन और मशीनरी लगाई गई, जो इस
इस जहाज को पावर देते हैं, इसको चलाता है जो इंजन, उसका 50% जो हिस्सा है वो भारत में बना था और स्वदेशी था, और 50% हमने बाहर से लिया। और इसमें जो हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, यानी जो फाइटिंग कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उनमें से 70% विदेशों में बने हैं और 30% भारत में बने हैं। यहां नोट करने वाली एक बात यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की आवश्यकता होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए एक जमाने में भारत पूरी तरह से रशिया पर निर्भर था। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं। और भारत की तटीय रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर की है, तटीय सीमा जो हमारी है। और भारत के लिए यहां चुनौती यह है कि अब तक हम चीन को रोकने के लिए जितने भी प्रयास कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर कोशिशें हिमालय की ऊंची चोटियों पर की गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक चीन जो हम पर हमला करता था वो हिमालय के पहाड़ों के पीछे से करता था। लद्दाख और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना को रोकने के लिए भारत ने LAC पर अपनी सेना की जबरदस्त तैनाती की है। लेकिन चीन के इरादे इतने खतरनाक हैं कि वो जमीन पर भी भारत को चुनौती देने के लिए अपने क्षेत्र में सड़कें, हाईवेज और बड़े बड़े पुल बना रहा है, और समुद्र में भी चारों तरफ से भारत की घेराबंदी अब कर रहा है। चीन की इस रणनीति को पूरी दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मोतियों की एक माला। अमेरिका ने पहली बार वर्ष 2004 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि चीन अलग अलग देशों के बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लेकर वहां अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, जिनका मकसद भारत जैसे देशों की घेराबंदी करना है। इस बात को आप इस नक्शे से समझिए। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सोमालिया और सूडान तक चीन ने अपने नेवल बेसेस बना लिए हैं। इन सब जगहों पर चीन के नेवल बेस हैं। अब जब आप इन सभी नेवल बेसिस को एक साथ दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो आपको मोतियों की एक माला जैसा आकार नजर आएगा, जिससे भारत समेत कई देश घिरे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर में व्यापार के लिए भारत जिस रूट का इस्तेमाल करता है, उस रूट के इर्द गिर्द भी चीन ने अपना एक घेरा बना लिया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए भारत को अभी यह देखना होगा कि वो लद्दाख और उत्तर पूर्व की सीमा पर तो चीन को हिमालय के पहाड़ों पर कड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन समुद्र में वो उसका मुकाबला कैसे करेगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें व्यापार भी शामिल है। जो रूट है इंडियन ओशन का, जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक रूट माना जाता है, अगर चीन ने उसे बंद कर दिया तो इसे आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से भारत के व्यापार का गला घोट देगा, चोक कर देगा भारत के व्यापार को। और चीन का इन पूरे इलाके पर नजर है, इस पानी पर अब चीन की नजर है। यानी चीन आपको दोनों तरफ से घेरेगा, हिमालय के पहाड़ों के पीछे से भी घेरेगा और समुद्र के पानी के जरिए भी वो भारत को छूने की कोशिश करेगा। और हमें ऊपर से जो हमारी 3 दिशाएं हैं वहां भी अपनी रक्षा करनी है, जमीन के जरिए, पहाड़ों के पीछे से, और यहां जो 3 दिशाओं से पानी है, इस पानी पर भी हमें अपनी रक्षा करनी है। इस समय चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनमें INS विक्रांत के अलावा INS विक्रमादित्य भी है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्ष 2013 में शामिल हुआ था। चीन के पास 79 सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां, निगरानी करने वाले 152 युद्धपोत और 90 छोटे और बड़े वॉरशिप्स हैं, जबकि भारत के पास 17 सबमरीन्स यानी पनडुब्बी हैं, निगरानी करने वाले 128 युद्धपोत हैं और कुल मिलाकर 23 वॉरशिप्स हमारे पास हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो चीन के पास इस समय 777 युद्धपोत, जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि भारतीय नौसेना के पास अभी इस तरह के 295 युद्धपोत और जंगी जहाज मौजूद हैं। तो चीन के सामने तो अभी हमारी नौसेना आपको थोड़ी छोटी नजर आएगी, हमारे पास हथियार भी कम है उनसे और जहाज भी हमारे पास कम है। चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा और बाद में चोल वंश के राजाओं और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेनाएं बनाई। चोल राजवंश का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था और उसके राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों ने अपने कार्यकाल में नौसेना को काफी मजबूत किया। दरअसल
9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से बड़े अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार होता था और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजने होते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध किया जाता था। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्री विजय राजवंश से युद्ध किया और इस युद्ध में जीते भी। इस लड़ाई से चोल साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रख सका और उसकी नौसेना मलेशिया जैसे देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और इसके कुछ तथ्य भी मौजूद हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे मराठा योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी खुद की नौसेना बनाई और इस नौसेना ने 40 वर्षों तक ब्रिटेन और पुर्तगाल से आए लुटेरों को रोक कर रखा। भारतीय नौसेना के अनुसार उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में कुल 5000 सैनिक थे जो 60 समुद्री जंगी जहाजों का संचालन करते थे। वर्ष 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी नौसेना कमजोर पड़ने लगी और अंग्रेजों की नौसेना छल कपट से उस पर हावी हो गई। वैसे वर्ष 1686 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मरीन नाम से नौसैनिकों की एक टुकड़ी बना ली थी और कई युद्धों में इस नौसेना का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया और फिर 1892 में उसका नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया। 1934 में रॉयल इंडियन मरीन को रॉयल इंडियन नेवी का रूप दे दिया गया और भारत की आजादी तक इसका यही नाम रहा, यानी रॉयल इंडियन नेवी। कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे मृत्यु को या तो मृत्यु पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो कि मृत्यु को कुछ समय के लिए धकेल दिया जाए पीछे, यानी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें इंसान 100, 125, 150, 200 वर्षों तक जिंदा रह सके। सोचिए, मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिसमें अब आप 100, 150 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसे तमाम तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनसे इंसान के सेल्स यानी शरीर की कोशिकाओं को फिर से नया बनाया जा सके, यानी आपको बुढ़ापा आएगा ही नहीं। उम्र की रफ्तार को रोक देने की चाहत ने करोड़ों रुपए का एक नया बाजार खड़ा कर दिया है। दुनिया भर में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बाजार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का है और 2025 तक यह बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी इंसान हर कीमत पर एक तो मृत्यु को टालना चाहता है, दूसरा बुढ़ापे को टालना चाहता है और सदैव जवान दिखना चाहता है। इसके अनुसार दुनिया भर के लोग डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर हैं, दूसरे पर वैज्ञानिक, तीसरे पर शिक्षक। जबकि नेताओं पर और मंत्रियों पर दुनिया भर के लोगों का विश्वास सबसे कम है। यानी समाज और मानवता की सेवा करने वालों पर दुनिया के लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि सेवा का मेवा खाने वालों पर दुनिया के लोग भरोसा कम करते हैं। इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स पर दुनिया भर के 59% लोग, वैज्ञानिकों पर 57%, शिक्षकों पर 52%, सेना पर 41%, पुलिस पर 37%, जजों पर 35% लोग भरोसा करते हैं। और आपका इसमें दिमाग में यह भी सवाल जरूर आएगा कि दुनिया भर में जो न्यूज एंकर्स हैं और जो पत्रकार हैं उन पर लोग कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि आप मीडिया वालों से भी पूछते होंगे कि आप बाकी प्रोफेशन के लोगों पर तो बता रहे हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं बता रहे। तो ये पूरी दुनिया का जो सर्वे है इसमें न्यूज एंकर्स पर 28% लोगों को भरोसा है, सिर्फ 28%, और पत्रकारों पर 25% लोग विश्वास करते हैं। इन आंकड़ों में सबसे बुरा हाल नेताओं का है। सरकारों के मंत्रियों पर मात्र 16% लोग भरोसा करते हैं और अपने नेताओं पर सिर्फ 12% लोग भरोसा करते हैं। अब इस रिपोर्ट को भारत के नजरिए से देखिए। पूरी दुनिया की तुलना में भारत के लोग सबसे ज्यादा अपनी सेना पर विश्वास करते हैं। 64% लोगों ने सेना पर भरोसा जताया। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर इस मामले में स्वीडन और अमेरिका हैं जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। विरोधाभास यह है कि दुनिया के आंकड़ों में सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर भरोसा कम है, लेकिन इसमें भी भारत सबसे अलग है क्योंकि नेताओं पर सबसे ज्यादा भरोसा भारत के लोग करते हैं। यहां सरकार के मंत्रियों पर 31% और नेताओं पर 28% लोग विश्वास करते हैं। दुनिया के आंकड़ों में जज और पुलिस पर भरोसा ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले भारत के लोग पुलिस और जजों पर सबसे कम भरोसा करते हैं।